पहले राहुल गांधी को चुनाव प्रचार की कमान, फिर राहुल गांधी की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का अभियान। एआईसीसी के अधिवेशन में राहुल गांधी छाए रहे। मौके का फायदा उठाकर राहुल गांधी ने भी ताल कटोरा स्टेडियम को लाल पीला कर दिया। जी हां, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी का गुस्सैल अंदाज पार्टी कैडर के हौसले को बुलंद करने के लिए काफी था। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ देश की जनता का जो गुस्सा है, उस गुस्से को दिखाने भर से क्या राहुल गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? चक्रव्यूह में आज बहस इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिनेश प्रताप, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश रपाडिया, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ ही साथ तमन्ना दत्ता जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की लीडर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब तालकटोरा स्टेडियम, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आज यहां बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की गई। राहुल अपने पूरे भाषण में संबोधन से ज्यादा हमलावर नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल का ये गुस्सा किस पर था? पार्टी की नीतियों पर या विरोधियों पर, या पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये गुस्सा था? विपक्ष पर राहुल का सीधा हमला। कांग्रेस को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने, आक्रामकता, गुस्सा या फिर खींच कहें, राहुल गांधी अपने पूरे भाषण के दौरान कुछ इसी अंदाज में दिखाई दिए। आखिर ये नाराजगी किससे थी? राहुल जिस अंदाज में नजर आए, उससे तो इतना साफ हो गया है कि राहुल के दिल में लंबे अरसे से गुस्से का एक गुबार था, जिसे मौका मिलते ही राहुल ने बाहर निकाल दिया। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में राहुल ने एक के बाद एक विपक्ष पर हमले किए। अब नए लोग आए हैं, अब नए लोग आए हैं। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयरकट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयरकट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयरकट दे रहे हैं। भैया आइए हेयरकट लाएं। एक के बाद एक हमला। निशाने पर बीजेपी, मोदी पर भी बोला हमला। ताल कटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ मोदी पर भी हमला बोला। राहुल ने मौका पाते ही एक बार फिर रटा रटाया बयान दिया कि लोकतंत्र व्यक्ति विशेष से नहीं चलता। आप जाइए, गांव में जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को बताइए कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको शक्ति दे रही है, पावर आपको दे रही है। राहुल के भाषण से पार्टी कार्यकर्ता झूम रहे थे। राहुल जय हो के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ मंच पर बैठी मां सोनिया भी राहुल के इस अंदाज को देखकर फूली नहीं समा रही थी। पूरे भाषण के दौरान राहुल गुस्से में नजर आए, लेकिन जब सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की बात आई तो राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर आई। 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की तारीफ से की। मनमोहन सरकार के 10 साल की खूबी गिनाई। आरटीआई, लोकपाल और पंचायत राज का जिक्र करते हुए राहुल ने कांग्रेस की तारीफों में कसीदे पढ़े, लेकिन पीएम उम्मीदवार न बनने पर सफाई देते नजर आए। मगर अगर आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आपके साथ खड़ी होगी। राहुल ने ताल कटोरा स्टेडियम में भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की। 15 सीटों पर जनता की मर्जी से उम्मीदवार तय करने की बात कही।
गरीबों को मिडिल क्लास तक ले जाने का वादा किया, राजनीति में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी की वकालत की। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, उसमें उन्हें कितनी सफलता हासिल होती है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो राहुल गांधी पहले भी भाषण देते आए हैं, लेकिन आज ताल कटोरा स्टेडियम में जिस तरीके से राहुल गांधी गरजे हैं, उनका अंदाज भी आज चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल एंग्री यंग मैन के अंदाज में आज राहुल गांधी नजर आए हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे तमीना दत्ता जी से, जो कि कांग्रेस की लीडर हैं। तमीना जी, जो राहुल का अंदाज आज नजर आया है, जो तेवर राहुल ने आज दिखाए हैं, क्या लगता है आपको कि ये तेवर जो कैडर है उसमें हौसला बुलंद करने के लिए काफी है? जी, जो है राहुल जी हमेशा ही, खैर जब भी वो बोलते हैं वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। आज फिर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक भाषण दिया और उसमें सारे वो मुद्दे लिए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं और इतने सालों से जो वो लोगों से मिल रहे हैं जगह जगह पे जाकर, तो वो भावनाएं जो है वो आज उनके स्पीच में हमें सुनने को मिली। जी तमीना जी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो अंदाज राहुल ने आज दिखाया, हालांकि पहले भी इस तरह के अंदाज की झलक उन्होंने दिखाई है जब उन्होंने अध्यादेश को फाड़ा था, उस समय भी उनका गुस्सा देखा था पब्लिक ने, लेकिन जो अंदाज आज उन्होंने दिखाया, जो वादे आज उन्होंने किए और जितना कम वक्त बचा है, आपको लगता नहीं है कि अगर ये आक्रामकता जो है थोड़ी पहले आई होती, कम से कम 1 साल पहले भी आई होती, तो शायद इतनी देर नहीं हुई होती? आज काफी देर हो गई है। नहीं, ये तो देखिए, अब आप मीडिया में आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी अटकलें लगा सकते हैं, परंतु ये हर साल अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है और उसमें वो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं वो। और आज आप 1 साल की बात कर रहे हैं, हम तो शुरू से राहुल जी में वो जोश देख रहे हैं। वो जो वो असहमत रहते हैं जहां पे भी जिन चीजों से, वो बिल्कुल उस चीज को आके बताते हैं और वो संगठन का काम करते आए हैं। आज वो वाइस प्रेसिडेंट है, आज वो इलेक्शंस को लीड कर रहे हैं, तो वो उस तरीके का एक भाषण था। आप हमेशा चाहेंगे कि वो लोगों से बात कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, तो वो उससे करते हैं, तो वो नहीं है। और केवल आज जैसे उन्होंने कहा भी ये चीज कि केवल मीडिया में रहकर और इससे जो है आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, आपको लोगों के पास जाना होगा, आपको आम आदमी से जुड़ना होगा, आपको अपने कार्यकर्ताओं से बात करना होगा, जो वो लगातार करते आ रहे हैं। चलिए हम अगले अपने गेस्ट के पास जाएंगे। हमारे साथ राजेश पाटिया जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी बने हुए हैं। राजेश जी, कैसा लगा आपको आज राहुल का भाषण? जी राजेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, यदि ईमानदारी से कहा जाए तो राहुल गांधी बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर खड़े होकर उन्होंने अपने पार्टी को और उसके सीन को विजुअलाइज किया है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस के सामने आज जितनी दुश्वारियां हैं, आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है, कांग्रेस के सामने आज जितनी दिक्कतें हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी जो छवि बन गई है, पिछले 3 साल से जो महंगाई है, खास तौर से फूड आइटम्स में जो 20% तक पहुंची, भ्रष्टाचार से एक जो परसेप्शन बना, उस परसेप्शन को तोड़ने में कांग्रेस ने कोई ज्यादा अफेक्टिव नहीं हो पाए। आज के भाषण की अच्छी बात केवल ये है कि वो ग्राउंड रियलिटीज पे खड़े हैं, वो जीतने हारने की बात करते ज्यादा महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को कनेक्ट किया जाए आम आदमी से, आम जनता से। जो आज पूरा पॉलिटिकल क्लास है, जो इसमें बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है और क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं, उनके खिलाफ एक वर्डिक्ट दिल्ली की जनता ने दिया है। ये केवल कांग्रेस के खिलाफ नहीं है वर्डिक्ट, ये जो पॉलिटिकल क्लास इस देश में बन गई है, जो उनके तौर तरीके हो रहे हैं, में माहौल बना हुआ था शुरू से ही। आज जो माहौल बना हुआ था, जो कार्यकर्ता आए थे वो लगातार राहुल गांधी को सुनने की मांग कर रहे थे,
और परंपरा नहीं रही है, लेकिन फिर भी परंपरा तोड़कर राहुल गांधी आते हैं, वो माइक पकड़ते हैं और माइक पकड़कर ये बोलते हैं कि मैं बोलूंगा, आज दिल से बोलूंगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या आज राहुल दिल से बोले हैं? मैं पहले इस बात की इंगित कर चुका, आज राहुल गांधी ने बहुत ईमानदारी से भाषण दिया है। उनकी ईमानदारी और निष्ठा पे शक नहीं किया जा सकता। मुद्दा केवल यह है कि वो डिलीवर कितने दिनों में करेंगे। जी, इसलिए आज लेकिन अगर कांग्रेस वो पार्टी आप की कह रहे हैं कि आज वो ईमानदारी से उन्होंने बात कही है, आज जनता के ईमानदारी बीच से में जो अगर बोलते स्थिति है, तो अपनी वो एक कमियां भी disconnect गिनाते, है। वो कमियां एक उन्होंने तरफ नहीं आप गिनाई है। बाजारवादी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ नेहरू जी और इंदिरा गांधी की बात करते हैं, उनके सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, सोशल एजेंडे की बात करते हैं। कमियां के लिए उन्होंने संकेत दिया है, कुछ गलतियां हुई हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं बोले, यही एक कमी है। आज का जो भाषण था बेसिकली कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है, वो किस विश्वास के साथ, किस तर्क के आधार पे जाएं, उसके लिए कुछ मुद्दे उन्होंने गिनाए हैं। जहां तक महंगाई की बात है और भ्रष्टाचार की बात है, उसको लेकर उन्होंने बोलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो उस पर बोलें। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस ईमानदारी से उन्होंने अपनी पार्टी को असेस किया है और आज उसकी जो स्थिति है जनता के बीच में उसे असेस किया है, यदि उसके मद्देनजर रहते हुए वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, केवल इलेक्शन के मद्देनजर वो यदि स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, इस बात को वो समझ रहे हैं। इसलिए संगठन में रहकर संगठन को मजबूत करना यदि राहुल गांधी ने चुना है, यही उनके लिए श्रेयस्कर है। इस समय जो चर्चा है कि पीएम कैंडिडेट चलिए बनाना राजेश जी, चाहिए, आपके पास हम नहीं वापस बनाना लौटेंगे और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ जाने माने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार रामकृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामकृष्णा जी हमारे कार्यक्रम में। और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आज राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो दिल से बोलेंगे, लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया तो आपको लगा कि उन्होंने दिल से बातें कही हैं? और अगर दिल से बातें कही हैं तो फिर गलतियों का जिक्र क्यों नहीं किया? देखिए, राहुल गांधी का अगर पिछला 20 स्पीच अगर आप उठा करके देख लें, पिछला 2 महीने का आप स्पीच उठा करके देख लें, अगर उससे हम कंपेयर करें तो आज की भाषण बहुत अच्छी थी राहुल गांधी की। और राहुल गांधी का जो स्पीच था एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, वो एक स्पॉन्टेनियसली बोल रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से कोई राइट अप या वो सब लिखवा करके लाए हैं। बॉडी लैंग्वेज उनका आज चेंज था, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल आज बढ़ा हुआ था पहले की अपेक्षा। आज आप देखेंगे कि बाह वगैरह थोड़ा कम ही चढ़ा रहे थे, बहुत नॉर्मल अंदाज में आज वो स्पॉन्टेनियस में बोल रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन राजेश जी भी ठीक बोल रहे थे कि बार बार नेहरू जी की बात करना, इंदिरा जी की बात करना। देखिए, नेहरू जी के नाम पे इंदिरा जी रूल कर चुकी है, इंदिरा जी के नाम पे राजीव गांधी रूल कर चुके हैं और राजीव गांधी के नाम पे आज तक पूरा कांग्रेस रूल कर रहा है। लेकिन अब जो राहुल गांधी आएंगे, इनको 10 साल के मनमोहन सिंह का जो टेन्योर रहा है उसके बारे में भी इनको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो आम जनता के अंदर इनकी एक्सेबिलिटी नहीं बढ़ने वाली है। जो मनमोहन सिंह का 10 ईयर का पीरियड है, चाहे आप ठीक बोले थे कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, कॉमन इशूज जो आम जनता जिन सब चीज़ों से परेशान है, अकाउंटेबिलिटी इनकी क्या रही है, इन सब चीजों के ऊपर भी राहुल गांधी को ईमानदारी पूर्वक बोलना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, राजनीति में एक्सेप्ट करने का लोग भी अप्रिशिएट करता है कि चलिए हमसे भूल चूक हुई है। लेकिन अगर मनमोहन सिंह के टेन्योर को आप छुपा दे, सिर्फ अब नेहरू और इंदिरा करते रहे, तो ये बोल करके हिंदुस्तान के अंदर अब शायद वोट मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी के पास भी चलते हैं, दिनेश जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। दिनेश जी, आज जिस अंदाज में राहुल गांधी नजर आए हैं, बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है? क्या राहुल का अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है? पूजा जी, आज राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के जितने भी नेता, आज उनका भाषण देखिए और पूरा हताशा और निराशा से भरा हुआ उनका वक्तव्य था और एक हारी हुई सेना के हारे हुए सेनापतियों की तरह उनकी बातें सामने थी। सिर्फ ना हारे हुए सेनापतियों की तरह बल्कि आने वाले युद्ध में भी वो थके और हारे हुए लग रहे थे। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जैसे बाहें आज जो कम चढ़ा रहे थे, ये तो 500 करोड़ रुपए की देन है ना। पीआर एजेंसी जैसे कहेगी राहुल जी को वैसे करना है, कब उनको बाह चढ़ाना है कब नहीं चढ़ाना है।
जब उनमें कुछ अपना होगा तब तो नजर आएगा। आज राहुल गांधी को 1 साल से ज्यादा हो गया उपाध्यक्ष बने हुए पूजा जी, अब तक उनको 12 सिलेंडर की याद नहीं आई। बिल्कुल। आज जब 2 महीने चुनाव रह गए हैं तो उनको महिलाओं की याद आ रही है, उनको 3 सिलेंडर की बात याद आ रही है। अगर यही 3 सिलेंडर पहले बात कर गए होते तो शायद 3 राज्यों में जो सुपड़ा साफ हो गया, शायद कुछ 1-2 सीटें उनको बढ़ जाती। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आज जिन जिन वादों का जिक्र किया है और जो जो बातें वो कह गए हैं और जिन वादों पर वो खरा उतरने की बात कह रहे हैं, उन सभी बातों का हम जिक्र करेंगे चक्रव्यूह में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी का अलग अंदाज नजर आया, जो तेवर नजर आया वो बेहद चौंकाने वाला था, इसलिए क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है चुनाव को और उसके पहले जिस आक्रामक अंदाज में राहुल हुंकार भरते नजर आए, अगर ऐसा थोड़ा पहले कर लेते तो शायद पार्टी को और ज्यादा फायदा होता। लेकिन देर से ही सही, ये दुरुस्त फैसला है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। रामाकृष्णा जी के पास चलेंगे। रामाकृष्णा जी, राहुल गांधी ने जिस तरीके से तीखे तेवर में आज वादे कर दिए, उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 बिल लाएंगे, 12 सिलेंडर की बात कर दी, इसके अलावा 15 राज्यों में कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, इसका जिक्र उन्होंने कर दिया। तो अब इस तरह की जो नई रणनीति इस राहुल गांधी चुनाव से 3 महीने पहले लेकर वो आ रहे हैं, क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी? पूजा जी, अब ये कहने का वक्त चला गया। अब है जो आपने मेहनत की है उसका मजदूरी आपको जनता देगा। अगर आपने 10 साल में अच्छा मेहनत की है तो आपको अच्छा मजदूरी मिलेगा, नहीं किया तो आपको जनता जो है सजा देगा। अब आप ये बताइए कि 9 से 12 सिलेंडर करना, पहले तो आपने सब्सिडी खत्म कर दिया और इलेक्शन के टाइम में आप 3 सिलेंडर बढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे कि इससे मेरी सरकार बढ़ जाए। अगर इन सब चीजों से सरकार बनना हो तो कोई सरकार शायद गिरेगी नहीं। हम आपको याद दिला दें कि सिलेंडर जो पिछला हिमाचल का इलेक्शन हुआ था उसके कुछ दिन पहले जब सब्सिडी विड्रॉ किया गया, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बना लिया। लालू यादव जी जो है पूरा साल रेलवे का भाड़ा बढ़ाई नहीं, उसके बावजूद बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। अब देखिए, देश की जनता भी देश की अर्थव्यवस्था समझने लगी है। अब इन छोटे मोटे बातों से 3 सिलेंडर दे दे, अरे भ्रष्टाचार कहां से खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करना पार्टी के लेवल पे करना है, जो मिनिस्टर्स है उनका उनको जवाबदेही देना है। आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कहीं फैला हुआ है तो विद इन पार्टी है। पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है, जो उनके अलाई थे, जिन कई एक सारे जेल में चले गए, उसके ऊपर उनको राहुल गांधी को सफाई देनी है। बिल लाने से नहीं खत्म होता। देखिए, कानून बना दीजिए, उसको इंप्लीमेंट आप नहीं कीजिए, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? मनमोहन सिंह की जिम्मेवारी आज तक ले ही नहीं पा रहे हैं। मनमोहन सिंह पूछा गया था इस सवाल तो बोलते हैं कि जो है इतिहास तय करेगा। तो ये इससे काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा और स्पॉन्टेनियस बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे समय में भी कुछ गलती हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, फ्यूचर में हम करेंगे नहीं है। बिल लाने से नहीं होता है, कानून बहुत सारा बना हुआ है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उन सब चीजों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा कि पहले आप साफ गोई के साथ आम जनता को 10 साल का पहले आप हिसाब दे दीजिए, क्योंकि आप 4 राज्य का रिजल्ट देख रहे हैं। राजस्थान में जो रिजल्ट है, आज तक कांग्रेस कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि 21 सीट हमको आ जाएगा आजादी के बाद आज तक। और मुझे अंदेशा लग रहा है कि जिस ढंग से रिजल्ट सब आ रहा है, शायद कांग्रेस 100 के 90 के नीचे न कहीं आता हुआ नजर आ रहा है हमको। तो वहां पे उनको मजबूती के साथ करना पड़ेगा और पुराने लीडरशिप से तमीना जी के पास चलना चाहेंगे। तमीना जी, सवाल यही उठेगा, बार बार घूम फिर कर सवाल यही उठेगा कि जो बातें अब कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं किया? ये पहले नहीं करने की जो बात है वो राहुल गांधी का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकती। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो चीजें आज उन्होंने कही है वो लगातार इन चीजों के बारे में बात करते आ रहे हैं। उन्होंने जो पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली थी पार्टी में, संगठन में, यूथ की उन्होंने ली, तो वहां पे उन्होंने चेंजेस लेकर आए, एनएसयूआई में वो चेंजेस लेकर आए। एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने 1 साल में बहुत सारी चीजें चेंजेस लेकर आए और अब एक बहुत अच्छी चीज करी है कि वो 15 सीट्स उन्होंने कहा है कि 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है प्राइमरीज जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो जो ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादातर अधिकांश युवा ये चाहता है युवाओं को जोड़ने का जिक्र जो कर रही हैं, मैं मानती हूँ युवाओं को जोड़ने का जिक्र वो काफी पहले से करते आ रहे, लेकिन कथनी और करने में यहाँ भी फर्क है। बात यहाँ पर जो उनकी घोषणाएं हैं, जैसा कि उन्होंने कहा आज एआईसीसी के मंच से, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर हमें चाहिए, 9 से काम नहीं चलेगा। तो ये बातें वो पहले भी कर सकते थे।
देखिए वो फोरम्स में अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, एमपीज की मीटिंग होती है लगातार, उनमें बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। जरूरी नहीं है, देखिए आज कहीं ना कहीं समस्या ये आ गई है कि पॉलिटिक्स उतनी ही मानी जाती है जितनी मीडिया के साथ शेयर की जाती है। यदि हम मीडिया के साथ चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, यदि हम विद इन द पार्टी फ्रेमवर्क कोई बात कर रहे हैं, तो उसको शायद आप लोग नहीं मानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टी के अंदर डिस्कशंस होते हैं, चीजें कही जाती हैं। आज एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ पर्सन जो लीड करेंगे हमारे इलेक्शंस को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट की कि आम जनता जो है वो चाहती है इसको करे। और ये जो एक अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस, देखिए इलेक्शंस जीतने के लिए ही सारे काम जो है वो नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स जो है वो आम आदमी, राहुल गांधी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हमेशा से हमारी आइडियोलॉजी रही है कि हम आम लोगों के साथ हैं, हम जनता के साथ रहे हैं। जी, राहुल गांधी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है इसकी बात करते हैं, लेकिन सिलेंडर बढ़ाने की जो बात है वो काफी पहले से इसकी चर्चा चल रही थी। और आपको याद होगा अभी ज्यादा दिन नहीं हुए प्रधानमंत्री ने मंच पर आकर ये कहा कि हम 9 से 12 नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 9 से 12 सिलेंडर कर दिया जाए। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी ने ये बातें कही, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात वीरप्पा मोइली ने भी कर दी। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल है पार्टी के अंदर। यदि डेमोक्रेसी नहीं होती तो फिर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस नहीं होते। आज जो वो प्राइमरीज की बात कर रहे हैं कि 15 जो हमारे लोकसभा के भी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया जा रहा है कि 15 हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग वोट करेंगे जिन कैंडिडेट्स के लिए, उनके बीच में होगा, फिर डिस्कशंस होंगे और वो आएगा। तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और राहुल जी लगातार ये कह रहे हैं कि मेन कांग्रेस में भी जो पदाधिकारी होंगे उनमें भी इलेक्शंस का प्रोसीजर लाएगा। तो डेमोक्रेसी हमेशा है और वही डेमोक्रेसी है कि यही कारण है कि पूजा जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये डेमोक्रेसी है। चलिए 15 जगहों की जो बात आप कर रही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सिलेंडर वाली बात है यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो हो जाता है, वो तुरंत एक्शन में आ जाता है, उस पर तुरंत काम शुरू हो जाता है। दिनेश जी से भी इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? ऐसे पूजा जी, निश्चित है कि एक सुपर प्रधानमंत्री की तरह राहुल गांधी काम कर रहे थे। वही मेरा आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने जनता का पैसा जनता के खातों में पहुंचाया। ये जनता का पैसा अगर जनता के खातों में पहुंचाए होते, ये आम लोगों को पैसा, जनता का पैसा कांग्रेसियों के मंत्रियों के और प्रधानमंत्री के खाते में पहुंचा है। आज इनके एक एक मंत्री, यहाँ इवन कि प्रधानमंत्री तक आरोपों के घेरे में है। आज इनकी करनी और कथनी में इतना अंतर हो गया है। अगर यही इनको सब कुछ पहले नजर आ जाया होता तो शायद आज इनकी ये स्थिति ना होती। और जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पूरे लोग चिल्ला रहे थे कि 9 सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं सुनाई देता है, तब पेट्रोलियम मंत्री जी को नहीं सुनाई देता है। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं तब सुनाई देने लगता है। आज आप 15 सीटें जनता से पूछ कर तय करेंगे, बाकी सीटें सिर्फ गांधी परिवार तय करेगा। ये कहाँ का नियम है? ये कौन सा सिस्टम है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। 15 सीटों पर जनता से पूछकर उम्मीदवार तय किए जाएंगे, नहीं है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या अभी तक जो है कार्यकर्ता वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे? सवाल आपसे है तमन्ना जी। नहीं, बिल्कुल लड़ रहे थे, कार्यकर्ता ही लड़ रहा था। पर कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल, अभी जो विधानसभा में भी जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बाकायदा हमारे ब्लॉक कांग्रेस और डीसीसी से जो है रिकमेंडेशंस गई हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स हुए हैं। बट ये एक है, और आप चाहें कि आप सारे जो लोकसभा के सीट्स हैं उन सब में एक साथ, तो फिर 15 सीटों पर ही क्यों तमन्ना जी? 15 सीटों पर ही क्यों? 15 सीटों पर ही क्यों इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों? 15 सीटों पर ही क्यों आप कार्यकर्ता से पूछकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये एक प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है और हम अपने पार्टी लेवल पे देख रहे हैं। देखिए, ये हमारे पार्टी पे डिपेंड करता है कि हम किसको लड़ाना चाहते हैं और किस प्रकार से लड़ाना चाहते हैं। अभी तक हमने एक प्रोसीजर अपनाया हुआ था कैंडिडेट सिलेक्शन करने का। अब हमने एक नई चीज, हम नई परंपरा लाना चाह रहे हैं कि 15 लोगों से हम करवाना चाह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की राह पर आप चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, काम है जो किया जा रहा है। और इससे
दिनेश जी आप पूजा क्या जी, कहना पूजा चाहेंगे? जी, जो बोलिए आप बोलिए। पूछ रहे हैं, तमीना जी की मजबूरी है इनको ये बात कहने की, देखिए, ये अब आप क्योंकि लोगों के कांग्रेस ऊपर है पार्टी कि में आप है तो इस किसको तरह की किससे बात कितना करेंगे। follower बना देते और हैं। अगर और देखिए किसको आज कितना जो बातें आज राहुल गांधी ने किसका कहा कि हम बना देते जीतेंगे तो हैं, ये आप 50% तय करें। हमारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री महिला होंगी। तमीना जी, आज आपके राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं प्रदेशों में तो 50% मुख्यमंत्री जो है महिला होंगी। अभी तक कितने आपने बनाया था? और इनको छोड़ दीजिए, आपके राज्यों में कितने प्रदेश के अध्यक्ष आपकी महिला हैं? अभी आपने 2 राज्यों में आपने परिवर्तन किया, किसी एक को करके देखते। आप कहने और यही आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। पूरी हताशा और निराशा आप में नजर आती है। आज अय्यर जी का, पूजा जी, बयान देखिए, कितना घटिया बयान उन्होंने दिया है, कितनी घटिया मानसिकता है। और यही मानसिकता रही मोदी जी से। इतने ही अगर ये लोग डरे रहे तो आने वाले समय में लोग चाय पीना भी बंद कर देंगे। जिस चाय पीने वाले की तमीना बात जी, कर रहे ये जो हैं, मणिशंकर अय्यर के बहुत नेता बयान चाय पर पीना सवाल बंद करने उठना यहाँ वाले पर हैं। लाजमी तमीना जी, है, मुझे क्योंकि पता जिस है तरीके से उन्होंने ये बातें आपको उठाई सोते हैं। और जागते समय सिर्फ मोदी जी नजर आ रहे चलिए। हैं। आपने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है। जब तक कांग्रेस दिनेश पार्टी जी, का हाथ जो है मणिशंकर आम अय्यर के जनता के बयान- साथ था तो जनता भी आपके साथ मणिशंकर थी। अय्यर के अब तो- बयान अब तो पर कांग्रेस हम नहीं पार्टी जा रहे का हैं हाथ अभी। आम हम आज आदमी राहुल पार्टी के गांधी पर साथ हो चर्चा गया करें, है। इसलिए बहस को डाइवर्ट मत कीजिए। हम रामाकृष्णा जी के पास जाना चाहेंगे। रामाकृष्णा जी, जिस तरीके से 15 जगहों पर 15 सीटों पर बात कर रही है कांग्रेस की, हम कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, ये क्या आम आदमी का फॉर्मूला नहीं है? बाकी जगह क्या कर्जकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये भी तो सवाल उनसे बिल्कुल, पूछा ये जा सब- सकता है कि ये इसका सवाल मतलब अगर मैंने उनसे 15 पूछा जगह था। कर्जकर्ता लड़ेंगे तो जी। बाकी जगह लोग क्या विदेश से आकर के लोग इलेक्शन लड़ने जा रहा है? और अभी तक कैसे लड़ते हैं? आप ये चाहे भी बड़ा जिसको सवाल भी है। लड़ाइए, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, आप अच्छा कैंडिडेट दीजिए। ये हर पार्टी का एक दायित्व बनता है कि अपने अपने कंस्टिट्यूंसी से एक अच्छा दे। ये बोल देना कि 15 जगह कार्यकर्ता देंगे, बाकी जगह कौन आएगा तो शायद तमीना जी बताएंगे। और तमीना जी चूंकि आप मेरे बारे में बोली थी, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्रिएट कर रखा है पिछला 3-4 महीने से। आपका कैबिनेट का मीटिंग होता है, मनमोहन सिंह पास कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो है चेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हम चेंज करेंगे, पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, और अगले दिन राहुल गांधी आकर के बोलते हैं कि ये कूड़ा का कचरा है, उसको उठा करके फेंक दे रहे हैं। चलिए राजेश जी, आप भी अपनी मैं बता रहा प्रतिक्रिया हूं, दे दीजिए। आम जी। आदमी के साथ एक समस्या कि प्राइम मिनिस्टर कौन है इस देश में? मनमोहन सिंह है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी। सुपर पावर प्राइम सेंटर कहां पे मिनिस्टर है? का- सुपर प्राइम मिनिस्टर का जिक्र सुपर हमेशा प्राइम होता मिनिस्टर है। कौन है? मैं इसलिए बोल रहा हूं तमीना जी कि कांग्रेस पार्टी में एक रिफॉर्म की जरूरत है। फिलहाल मनमोहन सिंह है, आप उनको भी आप इज्जत बकसिए। आप पहले अनाउंस कर देते कि 12 सिलेंडर मिलेगा, बाद में मनमोहन सिंह पीछे पीछे, बीरप्पा मोइली पीछे पीछे, जल्दी से करो 12 सिलेंडर। बड़ी बात यह है तो कि ये मनमोहन थोड़ा सा सिंह- मैसेज जी। ठीक नहीं जा रहा है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके- मनमोहन सिंह भी आकर ये बोलते, मीडिया के सामने ये बातें बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारी मजबूरी है। चलिए अब राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। राजेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, जहां तक सिलेंडर बढ़ाने की बात है कि जो गलती 2004 में एनडीए ने की थी, वही गलती यूपीए 2 ने की। जिस विकास के नाम पर वो इतराते रहे, एनडीए ने भी साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, और आज हाँ आवाज पहुंच रही है मेरी। और आज जो हम अपना विकास दिखाते हैं वो केवल गाड़ियों के माध्यम से दिखाते हैं। स्कूटर का प्रोडक्शन कितना हुआ, टीवी का प्रोडक्शन कितना हुआ। मूल सवाल ये है कि देश को, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो कांग्रेस हो, कौन सी आर्थिक नीतियां वो अपनाना चाहते हैं। आज जो एक मुद्दा कांग्रेस की उसमें उठा है, नेहरू युगीन, इंदिरा गांधी युगीन या मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण आज देश में महंगाई है, एक वर्ग के पास पैसा बढ़ा है, उसने जो कंजम्पशन इतना अधिक किया है, उसकी पीड़ा 70% जनता को आज भुगतने पड़ रही है। पेट्रोल का इस्तेमाल, हमारा सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है। क्यों? पेट्रोल इंपोर्ट के कारण, सोने के इंपोर्ट के कारण। इसका उपभोक्ता बिल्कुल, कौन है? तो अर्थव्यवस्था जिसके पास पूरी पैसा तरीके से है, डगमगाई और नई है। इकोनॉमी में जिन लोगों ने पैसा कमाया है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई है। इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में यहां नहीं किया। यानी कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, उसको अपने गुस्सैल अंदाज में कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो राहुल गांधी ने जो विपक्ष पर हमला किया उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और बातें जो आज उन्होंने अपने भाषण में कही है उसका जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
तो क्या राहुल गांधी के दिल में गुस्सा था, ये एक बड़ा सवाल है। आज जिस तरीके से उनका अंदाज नजर आया है, राहुल को पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट ना करने के पीछे कांग्रेस भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन सवाल उसकी रणनीति पर अब भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल को चुनाव प्रचार कमेटी का मुखिया बनाया, लेकिन राहुल को जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है उसमें भी राहुल की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है। ऐसे में कांग्रेस ने क्या सोचकर राहुल को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है, ये एक बड़ा सवाल है। साल 2012 राहुल का मिशन उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने करीब 200 रैलियां की, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी किया। लेकिन उनके लोकसभा क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। यूपी की कुल 403 सीटों में से कांग्रेस के खाते में महज 28 सीटें ही आईं। हालांकि 2007 में विधानसभा चुनाव की तुलना में 6 सीटें ज्यादा थीं। साल 2013 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राहुल ने जमकर रैलियां की। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के खाते में क्या है, ये सबके सामने है। राहुल गांधी ने 4 राज्यों में 11 दिन में 17 रैलियां की। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा 4 दिन मध्य प्रदेश में गुजारे थे। हाल के विधानसभा चुनावों में राहुल ने मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तमाम जगह रैली की। लेकिन कांग्रेस के हाथ से दिल्ली और राजस्थान की सत्ता भी गई और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि राहुल को किस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो राहुल के करियर की अगर बात करें तो ज्यादा कामयाबियों से नाकामियां उनके हिस्से में आई हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज उनके भाषण पर भी चर्चा करेंगे। हम इस वक्त रामाकृष्णा जी के पास चलेंगे। रामाकृष्णा जी, अगर राहुल के करियर ग्राफ को देखा जाए तो ज्यादा नाकामियां ही उनके हिस्से में आई हैं, ऐसे में उन पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, ये जो नाकामी आप लोग राहुल गांधी के ऊपर देते हैं, हम राहुल गांधी नाकाम है, हम व्यक्तिगत रूप से इसको नहीं मानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या है कि पिछले 8-10 साल में उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस के अंदर हवाई नेता बहुत ज़्यादा हो गए हैं और धरातल का, जमीन से जुड़ा हुआ, आम जनता के बीच में काम करने वाला नेता अब बहुत ही कम रह गया हुआ है। अब यूपी का अगर लोकल कांग्रेसी काम नहीं करे, मध्य प्रदेश का लोकल कांग्रेसी नहीं काम करे, तो ठिकरा जो है राहुल गांधी के ऊपर फूट जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास आज के डेट में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है 2014 के इलेक्शन में हार जाएं, लेकिन 2019 में देखेंगे कि फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में यही राहुल गांधी जो है वो इमर्ज करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पावर में है, शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है। आप सबसे यूनिक आप छत्तीसगढ़ का उठा करके देख लिए कि जहां पे बीजेपी की गढ़ थी वहां पे कांग्रेस जीत गया, और जहां पे कांग्रेस का गढ़ है वहां पे बीजेपी जीत गया। तो इसलिए राहुल गांधी को ही पूरा का पूरा दोष देना, इसमें जरूरत है कांग्रेस पार्टी के अंदर नीचे से ऊपर लेकर करके संगठन के ऊपर अगला 10 साल के लिए इनको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी अच्छे ढंग से काम कर सकता है। और राहुल गांधी जिम्मेदार, आप बोल रही थी कि 27 सीटें 7 सीट ने ज्यादा लाई यूपी में। अरे अमेठी में से 7 में से 5 सीट हार गई है विधानसभा के इलेक्शन में। इससे बड़ा चीज क्या होगा, जो अमेठी आज तक हारा नहीं, इंदिरा परिवार, और वहां पे भी 5 सीट विधानसभा में हार जाना। और अगर इस रिजल्ट को एनालाइज कन्वर्ट करके देखें टोटल टर्म ऑफ वोट में, तो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के लिए भी खतरा है अमेठी से। तो इसकी बात है कि अब राहुल गांधी जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन जिम्मेवार है। ओवरऑल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो जिम्मेवार है। हाँ, ठीकरा फोड़ने के लिए बेशक जो है आप राहुल गांधी को आप लोग आगे कर दीजिए, लेकिन हम पर्सनली राहुल गांधी को जिम्मेवार नहीं मानते इसके लिए। जी, लेकिन जिस तरीके से जयपुर अधिवेशन में राहुल को उपाध्यक्ष बनाया गया, बतौर उपाध्यक्ष विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत दिलाना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में पार्टी की करारी हार हुई है। उसके बाद हमने ये देखा दिल्ली की रैली में भी किस तरीके से जो लोग थे वो पहुंचे ही नहीं उनकी रैली में भाषण सुनने के लिए। उसके पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश में जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान जाते थे तो वो ये कहते थे कि चुनाव जीते चाहे हारे, हम यहाँ पर जमीन से जुड़े रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। लेकिन वहां पर रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ऐसे नदारद हुए कि कार्यकर्ता ढूंढते रह गए। तो ये सब क्या नाकामियां नहीं है जिसका जिक्र नहीं करना चाहिए? पूजा जी, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैंने आपसे एक शब्द इस्तेमाल किया था, हवाई नेता। अशोक गहलोत कभी भी राजस्थान के पिछला 2-3 साल से मोस्ट अनपॉपुलर सीएम बनते जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि उनको बदल
बदल करके दूसरा सीएम बनाता तो शायद आज ये हश्र नहीं होता। लेकिन वहां पे क्या है कि जिसकी 10 जनपद पे ज्यादा पहुंच है वो जो है कुर्सी पे आकर के बैठ जाता है और आम कर्जकर्ता जो है कुर्सी से बाहर रह जाता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पार्टी 5 साल से पावर में उसको सिर्फ 21 सीट है? यही चीजें कांग्रेस पार्टी को फिर से एनालाइज करना होगा। राहुल गांधी को सबसे पहला करके काम करना चाहिए तो संगठन के अंदर काम करना चाहिए, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। और यही कारण युवाओं का जिक्र करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, संगठन मजबूत करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि फिर टिकट पाने के समय जो ऐसे कार्यकर्ता जो जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। बिहार में भी हमने देखा था, ऐसा ही हुआ था। पूजा जी, यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि युवा जो है आजकल, आप युवा को साथ जोड़िए, अलग करिए। युवा अपने आप किसी से जुड़ रहा है और युवा अपने आप किसी से हट रहा है। मैं आपको लेटेस्ट इलेक्शन का एग्जांपल दूं कि मेरा बेटा दिल्ली इलेक्शन में 9:30 बजे कहीं से आया। हमने तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? बोला कि वोट डालने चले गए थे। हमके पूछ करके तो जाते। बोलता हाँ, आप बोल देते फलाने पार्टी को डालो, फलाने पार्टी को डालो। देखिए आज इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आज का युवा डिटरमाइंड है, उसको पता है और हमसे आपसे ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हमसे ज्यादा चीजों को एनालाइज कर रहा है। क्यों? कि अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में कम जाना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर की ओर ज्यादा वो जाना चाह रहा है। और वो ये देख रहा है कि कौन सा गवर्नमेंट आएगा जो प्राइवेट सेक्टर को ठीक करेगा, रोजगार का अवसर ज्यादा देगा, हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसे ठीक होगा। वो पुराने जमाने की बात गई कि सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं। चलिए राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, 10 साल का जो करियर रहा है राहुल गांधी का, आपको आप किस तरीके से देखेंगे? आज जो तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जिस अवतार में नजर आए हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक खींच भी उनके अंदर है अपनी नाकामियों को लेकर? ये गुस्सा जो नजर आया उसकी वजह ये भी है क्या कि बहुत ज्यादा कामयाब वो नहीं रह पाए अपने करियर में? देखिए, उनकी खीज और गुस्सा इसलिए जायज ठहराया जा सकता है कि उन्होंने जितनी मेहनत करी, जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किए जितना वो कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के चलते, उसकी परफॉर्मेंस के चलते सब गुड़ गोबर हो गया। उन्हें वो फायदा नहीं मिला अपनी गवर्नमेंट होने का। तमाम घोषणाएं की गई, तमाम प्रकार की योजनाएं आई, जिसमें फूड सब्सिडी भी है जिसका स्वागत योग्य है। उनका एक नारा है, आपका पैसा आपके हाथ। सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट जो हुआ इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हुआ है। घोषणाएं करते चले गए, योजनाएं देते चले गए, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ। आज जो सब्सिडी को ट्रांसफर करने की बात है, अब कांग्रेस ही खुद मांग कर रहे हैं कि पीएम साहब इसको रोक दीजिए, ट्रांसफर पैसा नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो फेलरेंस हुई है, जो राहुल गांधी को फेस करने पड़ेगी, यूपीए 2 की जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, गवर्निंग लेवल है, उसमें नितांत वो फेल हुई है। और जिसका पूरा ठीकरा राहुल गांधी को इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो आरोप आपके पास लौटते वापस हम इस वक्त दिनेश जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, आज जो अंदाज नजर आया है राहुल गांधी का, और जो कमान उनको कल ही दे दी गई थी, अब क्या माना जाए कि मोदी के लिए मैदान खाली हो गया है पूरी तरीके से? अब राहुल बना मोदी नहीं होगा? पूजा जी, इसमें कोई नया नहीं है, उनको कुछ नया दे दिया गया हो। इनके यहाँ कौन सा नया है? किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीएमडी तय करता है कि डायरेक्टर कौन होगा और उसको पावर क्या होगी। तो सोनिया गांधी ने तय कर दिया है कि नए डायरेक्टर पहले से थे, पावर उनके पास क्या है? ये तो सुपर प्रधानमंत्री पहले भी काम करते थे। लेकिन आज उन्होंने जो कहा, जो खुद उन्होंने कहा, उसको क्या तमीना जी स्वीकार करेंगे? उनकी प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि देश की जनता ईमानदार सरकारें चाहती है। आज उनके भाषण में था कि इसका मतलब जहां आपकी हार हो। आज के भाषण की बात कर रहे हैं, उस भाषण का भी हम आज जिक्र कर लेंगे। तनीमा जी, आज राहुल गांधी ने बोला कि आज सड़क पर कानून बन रहे हैं, कानून बनाना विधायक और सांसद का काम है, जनप्रतिनिधियों को उसकी ताकत देनी होगी, मीडिया और जज सड़क पर कानून बना रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या अभी तक जो जनप्रतिनिधि थे, पिछले 10 साल से आपकी सरकार रही है, अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या वो इतने सक्षम नहीं थे कि इस तरह के कानून को बना सके? देखिए, बात ये नहीं है कि सक्षम है असक्षम है, इसमें 2-3 चीजें हैं।
एक है डेमोक्रेसी में जब आप अपने नेता को चुनकर लाते हैं, चाहे एमएलए है चाहे एमपी है, पार्लियामेंट का चलना बहुत जरूरी है। और ये हम सबने देखा है कि इस बार पार्लियामेंट कितने बार चला है और किन लोगों ने उसको रोका है और किन मुद्दों पे रोका है। एक दूसरी बात यह है कि आजकल मीडिया ट्रायल जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। आप कोई भी एक मुद्दा लाते हैं तो वो उस पर मीडिया एंड सोशल मीडिया जो है कोई चीज होती है और उस हिसाब से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। वो बात आज उन्होंने कही है और ये मेरे ख्याल से जितने मेरे साथ एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं वो भी इस चीज को मानेंगे कि कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा बायस हो जाता है आदमी, चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है, कम्युनिकेशन का युग है, तो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तनीमा जी, आपके पास हम लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तनीमा जी ने जो ये बातें कही हैं कि राहुल गांधी हमेशा से ये जोश भरने की कोशिश करते रहे हैं। बिल की हम यहाँ पर बात करें, बिल का जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि अब कूद जाओ जल्दी से, ये बिल 6 बिल जिसका जिक्र किया उन्होंने कि 6 बिल पास कराना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में देखें पिछले 10 सालों में तकरीबन 180 बिल पेंडिंग है, तो क्या इस तरीके की रवैया पहले नहीं होना चाहिए था राहुल गांधी का? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है चक्रव्यूह में। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जो अंदाज आज नजर आया है वो अंदाज क्या कहता है? क्या राहुल गांधी के दिल में गुस्सा था या गुबार था या खींच थी? आखिर क्या था? राहुल का अंदाज ऐसा क्यों था? इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया था कि तकरीबन 180 बिल पेंडिंग है, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 बिल हैं जिन्हें जल्द से जल्द पास कराना होगा। तो बाकी के 180 बिल के बारे में राहुल ने क्यों नहीं सोचा, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे पहले प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे रामाकृष्ण जी से। देखिए, पार्लियामेंट जो सबसे लंबे समय तक बाधित रहा है, जिसका संचालन नहीं हुआ, इसके लिए खुद कांग्रेस पार्टी को पर्सनली हम ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं कि एक पर एक स्कैम आते चला गया और स्कैम के ऊपर कांग्रेस जो है चुप्पी साधे रही और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी जो है पार्लियामेंट को जा करके अवरुद्ध कर दिया। ये 180 बिल और 6 बिल का यहाँ पे सवाल नहीं है। अभी तनीमा जी बोल रही थी मीडिया ट्रायल और इसका जिक्र करी थी जो राहुल जी आज भाषण में बोले हैं। मैं इनको बता दूं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जब जब वीक होता है तब तब जुडिशियरी आगे आता है। और दूसरी तरफ आप अभी देख लिए कि अगर आप मीडिया ट्रायल की बात करें तो यहाँ लोग सीबीआई ट्रायल की भी बात कर रहे हैं आजकल, कि कांग्रेस के टाइम में सीबीआई ट्रायल जरूरत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और यही सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट ने बोलता है कि फाइलें गायब हैं, ये नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं कमजोरियां अपने तरफ रही है और हमको उसको ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी 5 साल के परफॉर्मेंस में कहां पे कमजोर रह गई, जिसके कारण आप मीडिया को इतना मौका देते हैं, जुडिशरी को इतना मौका देते हैं, लोकसभा इतनी बाधित हो जाती है। अरे लोकसभा में तो विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सरकार का काम है उस मुद्दों का सामना करना। आप मुद्दों पे सामना करने के बजाय पार्लियामेंट को, आप देखिए पार्लियामेंट अगर बाधित हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी थी पार्लियामेंट को चलवाना, आपके ऊपर भी उतना ही ब्लेम जाता है कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चला। इसलिए बिलें पास नहीं, और बिल पास जब आप चाहे कि लोकायुक्त पास हो जाना चाहिए, पास हुआ या नहीं हुआ? जब आपने चाहा फूड सिक्योरिटी बिल पास होना चाहिए, पास हुआ नहीं हुआ? आपको जो बिल भी पास करना था आपको आपस में बैठ कर करके विपक्ष के साथ सारे पार्टियों के साथ डिस्कस करके लाइए। कैसे नहीं पार्लियामेंट में पास होगा? लेकिन उसके लिए आपकी नीयत ठीक थी या नहीं, आपको यह भी बताना चाहिए। विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। दिनेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो पहले आपसे मेरी आपत्ति है कि मेरी बात पूरी हो जाया करिए। एक तो आप लास्ट में आते हैं और बात मेरी पूरी नहीं होती, आप खत्म कर देते हैं, या तो मुझसे मत पूछिए फिर। चलिए अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो हताशा और निराशा है, 180 बिल आप कह रहे हैं पेंडिंग पड़े हुए, 90 ने दम तोड़ दिया। सिर्फ आप एक बिल की बात करें, विसिल ब्लोअर बिल क्यों अटका पड़ा है? कि ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी, हम कह रहे हैं कोई भी कर्मचारी आता है, लेकिन वो तो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता है। आज भी उन्होंने चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और संसद चलाने की किसकी है? सत्ता पक्ष की है। कौन सा बिल आप लेके आए और कौन से बिल में आपने विपक्ष ने आपको सहयोग नहीं दिया? जरा बताइए तो। क्या विपक्ष आपके करप्शन में सहयोग करे, आपकी लूट में? आज सोनिया गांधी ने बोला कि विपक्ष में अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष ने जितनी भूमिका निभाई उसी का नतीजा है कि इनका सारा भ्रष्टाचार और करप्शन सामने आए। चलिए, विपक्ष पर जो बयान आज राहुल गांधी ने दिए वो भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए राहुल ने कहा कि विपक्ष काम कम करती है और मार्केटिंग ज्यादा करती है, चमक दमक के पीछे ज्यादा भागती है। विपक्ष की पार्टियां ऐसी मार्केटिंग कर रही हैं कि जो गंजों को भी कंघी बेच दे रही है। और नए विपक्ष के बारे में उन्होंने बताया कि वो गंजे लोगों का हेयर कट कर रही है। लेकिन
तनीमा जी के पास जाना चाहेंगे। तनीमा जी, राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि मार्केटिंग का तरीका आपका क्या होगा, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मार्केटिंग करेगी? जी, डॉक्टर साहब से एक चीज कहना चाहूंगी मैं कि जो आप कह रहे हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, कि आप अपने आप को झांके, ये बिल्कुल है। जो परिणाम रहे हैं उसमें भी बहुत जरूरी है कि एनालिसिस किया जाए, और लगातार संगठन पे जो है काम किया जा रहा है, संगठन के स्तर पे चीजें हो रही हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हम अपने स्तर पे इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं या हम लोग नहीं देख रहे, बिल्कुल वो सारी चीजें चल रही हैं। जहां तक आप जो शब्द इस्तेमाल कर रही हैं मार्केटिंग का जो एक है, देखिए हमारा बहुत सिंपल एक बात रही है पार्टी की, कांग्रेस की हमेशा से रही है कि हमारी हमेशा आइडियोलॉजी रही है कि आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों की सुनिए, और लोगों के हिसाब से जो सही है उस वक्त होना चाहिए वो होता है। अब आपका प्रश्न ये होगा जो है वो बाल वालों को ही कंगना बेचेगी। कहीं ना कहीं देखिए ये मैं इस चीज को स्वीकारती हूँ कि कहीं ना कहीं हम शायद लोगों से दूर हो गए। यही रीजन रहा है कि 4 साल हम नहीं चार राज्यों में ये परिणाम आए, तो इसलिए वो जरूरी है, वो सारे चीजें कर रहे हैं। और यही राहुल जी ने इसीलिए सारे कार्यकर्ताओं से यही गुहार की है, यही रिक्वेस्ट की है कि आम आदमी तक जाइए, उनकी बात सुनिए, और कार्यकर्ताओं की बात जो है वो पार्टी लेवल पे सुनी जाएगी। चलिए अब बहुत वक्त की कमी हमारे पास, रामाकृष्णा जी के पास चलना चाहेंगे। रामाकृष्णा जी, आज के भाषण से क्या लगा? क्या कांग्रेस ने हार मान ली है या फिर एक नया जोश भरने की कोशिश जो है राहुल गांधी की अब इस मंच से आगे बढ़ेगी? देखिए, आज का जो है सोनिया गांधी चली गई है बैकफुट पे, राहुल गांधी आ गए फ्रंट फुट पे, और एक तरीके से आज का जो भाषण से ये लग रहा है कि सारा का सारा कमांड अब राहुल गांधी के अब हाथ में रहेगा। सोनिया गांधी का इंटरफेरेंस अब बहुत कम रहेगा, और जिस ढंग का भाषण आज निश्चित रूप से जो राहुल गांधी की कोशिश है कि अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है उत्साह बढ़ाया जाए, उनका उत्साह बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के डेट में सबसे ज़्यादा हतोत्साहित हैं, और सबसे पहला काम भी राहुल गांधी का होना चाहिए कि अपने जो कार्यकर्ता हैं पहले उसके अंदर उत्साह बढ़े, तभी वो आम जनता के बीच पहुंच सकते हैं। क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी को आम जनता के बीच पहुंचाता है। तो हमको लगता है थोड़ा बहुत सफल हुए हैं, 5% हम बोले कि 95% उनको काम करना बाकी है। उनको चाहिए कि चौकड़ी से बाहर निकलें, लिखित भाषण से बाहर निकले, कि स्पॉन्टेनियस बिहेव करें, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करें, कोई पढ़ा लिखा चीज सामने रख करके नहीं बोल, तब जाकर के साथ जनता तक पहुंच पाने में सक्सेसफुल होंगे। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया भी जान लेंगे। मोदी जिस तरीके से सफल हुए, क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी भी वो करिश्मा कर पाएंगे? मोदी जिस तरीके से एकजुट करने में सफल रहे, तमाम जो बिखराव था उसको संभालने में सफल रहे, राहुल गांधी वो करिश्मा दोहरा पाएंगे? जी राजेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? यदि मोदी जी इतना बड़ा करिश्मा दिखा देते तो दिल्ली में ये हालत पैदा नहीं होती। जी, ये करिश्मा केवल आपने करके दिखाया है, पूरी पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ दिल्ली की जनता ने जजमेंट दिया है, और उसका प्रभाव आज सारी पार्टियों पे हो आवाज पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का जो राहुल जी का भाषण है उस पर आपका रिफ्लेक्शन है, इसीलिए उन्होंने 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता से पूछ के प्रतिनिधि चुनने की बात की है, और भ्रष्टाचार की खास तौर से बात की है कि 5 बिल रह गए हैं, हम उन्हें लाना चाहते हैं। चलिए, तो क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, गवर्नेंस के मुद्दे पे, छोटे छोटे आदमियों की कठिनाई आज के भाषण पर आपकी प्रतिक्रिया भी जान लेना चाहिए। बहुत कम वक्त बचा, एक लाइन में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि मोदी की तरह ही वो भी कमाल कर पाएंगे, एकजुट कर पाएंगे, जो सुस्त पड़ा है कैडर उस पर जान फूंक पाएंगे? नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी कोई इस तरह से हवाई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी टेस्टेड नेता है, ये कोई सामान्य बात नहीं। एक मुख्यमंत्री लोग बनते हैं, अपने राज्यों में पॉपुलर होते हैं। नरेंद्र मोदी ने सुशासन और विकास करके दिखाया है, और उसके बाद आज वो अपने राज्य में पॉपुलर हैं, 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री हैं। और देश में क्या इस समय कोई ऐसा नेता है जो उनसे ज्यादा पॉपुलर है? वो तो टेस्टेड है। आज कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहती है? क्यों भी आप बार बार सांप्रदायिकता की तरफ जाना चाहती है? अपने पूर्व वक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, बार बार उस तरफ ले आप भारतीय जनता पार्टी के शासन और कांग्रेस के शासन की तुलना कर सकते हैं? आज भ्रष्टाचार और लूट पर राहुल गांधी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये जनता है, सब कुछ जानती है। 2014 में देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का वक्त की कमी है, इसलिए मुझे यहीं पर अपने कार्यक्रम
को रोकना होगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो आज तेज तर्रार अंदाज था वो बहुत काफी था कैडर में उत्साह भरने के लिए। कुछ इस तरह की भी प्रतिक्रिया आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल के दौरान जो सरकार का कामकाज रहा है, कहीं ना कहीं जवाबदेही से बचने के लिए ये खींच भी थी, आपका इफेक्ट भी यहां देखा जा रहा है। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अपनी इस नई भूमिका में जो अंदाज उन्होंने आज दिखाया है, आने वाले दिनों में अपने इस अंदाज से कितना प्रभावित कर पाते हैं मतदाताओं को। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जिया न्यूज पर खबरों का सफर बना रहेगा।